लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेगी इतिहास विषय से संबंधित भरपूर सामग्री, जिससे आप फर्स्ट ग्रेड, नेक्स्ट जेआर, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी व अन्य इतिहास विषय की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। अतः आप ये अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नाथ पब्लिकेशन की बुक में आधुनिक भारत इतिहास का पाठ चल रहा था, जिसमें हमने पिछले 2 क्लासों में 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। आज चौथा चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो है भारत में यूरोपियों का आगमन। 4 नंबर चैप्टर, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। 1453 में कुस्तुनतोनिया के पतन के पश्चात भारत आने वाले यूरोप से स्थल मार्ग पर तुर्कों का अधिकार हो गया। इसलिए यूरोपीय लोगों के लिए भारत के लिए जलमार्ग की खोज आवश्यक हो गई थी। यूरोप गर्म मसालों के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर निर्भर था। पुर्तगाली राजकुमार हेनरी द नेविगेटर ने समुद्री यात्राओं व भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहित किया। 1486 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमेओ डियाज ने उत्मासा अंतरिक्ष अफ्रीका का दक्षिणी छोर की खोज की तथा केप ऑफ गुड होप पहुंचा। 1492 में इटली के जेनेवा का यात्री कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला, किंतु अमेरिका पहुंच गया। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम, या आने का क्रम कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्रम पूछता है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके पश्चात हॉलैंड या जो डच कहा हॉलैंड के आए थे, उसके पश्चात अंग्रेजों के पश्चात डेनिश और सबसे अंत में आए थे और फ्रांसीसी। पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे अंत में गए थे। 1961 तक और भारत के कुछ क्षेत्रों पर शासन कर रहे थे। पुर्तगाली गोवा और दमन द्वीप पर 1961 तक शासन कर रहे थे। पुर्तगाली सागर के स्वामी, पुर्तगाल के शासक इमैनुअल प्रथम था। 1492 में कोलंबस भारत के लिए नया जलीय मार्ग खोजने के प्रयास में अमेरिका पहुंच गया। कोलंबस का जन्म इटली के जेनेवा में हुआ था। सेन गैब्रियल जहाज से वास्को डी गामा 1497 में पुर्तगाल से चला। यह उत्मासा अंतरिक्ष को पार करता हुआ 20 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कंपकडागो कालीकट पहुंचा। वास्को डी गामा सबसे पहले 17 मई 1498 को कालीकट के उत्तर में 16 किलोमीटर दूर स्थित कप्पर तट पर पहुंचा, जहां से 3 दिन बाद 20 मई को अपने जहाजों सहित कालीकट तट पर पहुंचा था। इस प्रकार वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। इस मार्ग को केप ऑफ गुड होप मार्ग नाम दिया। मोजाम्बिक से अब्दुल मजीद नामक गुजराती व्यापारी ने पथ प्रदर्शित किया। कालीकट में वहां के शासक चमोरिन चमोरिन कालीकट के हिंदू शासकों की पैतृक उपाधि थी, जिसका अर्थ था सामुद्रिक या सामरिक। जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। जमोरिन कालीकट के हिंदू शासकों की उपाधि थी, जिसका अर्थ था सामुद्रिक या सामरिक। किंतु कालीकट में पहले से व्यापार कर रहे अरब व्यापारियों ने वास्को डी गामा का विरोध किया, जिसके कारण जल्द ही वास्को डी गामा को वापस जाना पड़ा। यह अपने साथ बड़ी मात्रा में काली मिर्च व जड़ी बूटियां भी ले गया, जो यूरोपीय बाजारों में 60 गुना अधिक मूल्य पर बिके। केरल मसालों का बगीचा के नाम से प्रसिद्ध था। इसी कारण पुर्तगाली कंपनी का भारत में उद्देश्य रहा यवन प्रिय काली मिर्च व अन्य महंगे मसालों के व्यापार पर एकाधिकार करना। मार्च 1500 ईस्वी में पेट्रो अल्बरेज कैब्राल भारत आया। इसने एक अरबी जहाज पकड़कर जमोरिन को भेंट स्वरूप प्रदान किया। 1500 में पुर्तगालियों द्वारा कालीकट में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की, जो भारत में यूरोपीय पूंजीवाद का प्रारंभिक बिंदु था। कालीकट के बाद पुर्तगालियों द्वारा अपनी प्रारंभिक फैक्ट्रियां कोचीन 1501 में, कन्नौर 1502 में, क्विलोन 1503, द्वी 1509 में खोली गई। कैब्राल ने अनुभव किया कि केरल के क्षेत्रीय राज्यों के पारस्परिक संघर्ष से लाभ उठाकर शक्ति के द्वारा इस क्षेत्र में
नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। आगे चलकर यही धारणा पुर्तगाली नीति का आधार बनी। पुर्तगाली कंपनी एस्तादो द इंडिया 1498 में स्थापित हुई। वास्को डी गामा 1502 में पुणे भारत आया। पुर्तगालियों द्वारा भारत में पहला दुर्ग 1503 में कोचिन में तथा दूसरा दुर्ग 1505 में कन्नूर में बनाया। पुर्तगालियों द्वारा जो पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी वो कोचिन में 1501 में और कन्नौर में 1502 में की गई थी। वहीं जो इनके द्वारा जो पहला दुर्ग बनाया गया था, पहला दुर्ग बनाया था 1503 में कोचिन में। तो जो दुर्ग बना था 1503 में कोचिन में बना था, और फैक्ट्री जो स्थापित की गई थी, फैक्ट्री कोचिन में 1501 में स्थापित की गई थी। पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना करने के लिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को 1505 में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में यह निर्देश देते हुए भारत भेजा गया कि वह भारत में ऐसे दुर्ग बनाए जिनका उद्देश्य सुरक्षा न होकर हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगाली पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित हो। 1505 में कन्नानूर के निकट फोर्ट सेंट एंजेलो नामक दुर्ग बनाया। वास्को डी गामा तीसरी बार 1524 ईस्वी में वायसराय के रूप में भारत आया और 1524 ईस्वी में ही कोचिन में अब मृत्यु हो गई। इस प्रकार वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया था। अब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 से 1509 यह भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी नीले पानी की नीति अपनाई। इसका उद्देश्य भारत व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखने के लिए समुद्र का नियंत्रण रखना था। इस नीति के तहत भारत के तटीय भागों पर अधिक से अधिक नियंत्रण स्थापित करना था, न कि भारत के अंदर के भूभागों पर। अल्मेडा ने अजान्या, कीवा, बेसिन आदि कुछ स्थानों पर दुर्ग बनवाए। 1508 में मिस्र, तुर्की तथा गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा की संयुक्त सेना ने अल्मेडा को चोल नामक स्थान पर पराजित किया। इस युद्ध में अल्मेडा का पुत्र डोन लेरे मारा गया था। 1509 में अल्मेडा ने इस संयुक्त सेना को पराजित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर में पुर्तगाली नौसेना सर्वाधिक शक्तिशाली हो गई। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 ईस्वी इसे भारत में पुर्तगाली राज साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1510 ईस्वी में गोवा के बंदरगाह पर अधिकार कर लिया, जो बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह के नियंत्रण में था। राजौरी व दबहोल के बीजापुरी बंदरगाहों पर अधिकार कर लिया गया। इस प्रकार पुर्तगालियों ने बीजापुर के समुद्री व्यापार को ठप कर दिया। यह हिंदुस्तान में यूरोपियनों का पहला उपनिवेश था। गोवा विजय के लिए अल्बुकर्क को तिमैया नामक हिंदू से सलाह और प्रोत्साहन मिला था। 1511 ईस्वी में दक्षिणी पूर्वी एशिया मलक्का पर अधिकार कर लिया। 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी में अवस्थित हॉर्मुज के बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क ने भारत में स्थायी पुर्तगाली आबादी बसाने के लिए निम्न कुलों के पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा बंद करवा दी। इस प्रकार वह सती प्रथा बंद करवाने के लिए अल्बुकर्क जो राजाराम मोहन राय का पुरोगामी था। अल्बुकर्क ने विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। फादर लुई को कृष्णदेवराय के दरबार में भेजा। अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाया। 1515 में अल्बुकर्क की मृत्यु हो गई। इसको गोवा में ही दफनाया गया। डोडवेल ने अल्बुकर्क की तुलना कलायू से की थी। निन्हो डी कुन्हा 1529 से 38 1530 में कोचीन के स्थान पर गोवा को मुख्यालय या राजधानी बनाया गया। इसे सेंट थोमे मद्रास में, हुगली बंगाल में और 1535 में गुजरात दीव में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की। बंगाल के शासक महमूद शाह ने 1534 में सतगांव व चटगांव में पुर्तगालियों को व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति प्रदान कर दी। चटगांव को पुर्तगाली प्रोटो ग्रांडे महान बंदरगाह कहते थे। पुर्तगालियों ने सालसेट, बम्बई और बसीन पर 1534 ईस्वी में अधिकार कर लिया। 1559 में दमन पर भी अधिकार कर लिया। इन विजयों से गुजरात के विशाल समुद्री व्यापार पर पुर्तगालियों का नियंत्रण स्थापित हो गया। खंबात की खाड़ी पर भी नियंत्रण हो गया।
इस प्रकार अरब सागर के व्यापार पर अधिकार करके कुछ हद तक अरबों को अरब सागर के व्यापार से बाहर कर दिया, किंतु पूर्णतः अरबों को बाहर नहीं कर सके। निन्हो डी कुना का समकालिक गुजरात का शासक बहादुर शाह था। बहादुर शाह ने तुर्की नौसेना सुलेमान रईस की अध्यक्षता नौसेना की सहायता से 1531 में पुर्तगाली सेना को परास्त किया। 1535 में मुगल बादशाह हुमायूं के आक्रमण करने पर पुर्तगालियों को बसीन क्षेत्र का लालच देकर सहायता मांगी। हुमायूं के वापस जाने पर बहादुर शाह ने वापस बसीन छीन लिया। 1537 में बसीन को लेकर एक जहाज पर पुर्तगालियों और बहादुर शाह के बीच वार्ता चल रही थी। वहां झगड़ा हो गया और बहादुर शाह को समुद्र में फेंक दिया, जिससे वह समुद्र में डूबकर मर गया। अल्फासो डिसूजा 1542 से 45 ईस्वी। इसके साथ जेसुइट संघ फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया था 1542 ईस्वी में। एंटानियो दे नोरोनवा 1572 में पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। मुगल सम्राट अकबर के गुजरात अभियान के समय वह पुर्तगाली वायसराय था। अकबर इससे मिला, वह समुद्र की यात्रा की। कार्टेज अरमेडा व्यवस्था। पुर्तगालियों ने अरब सागर व हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए यह व्यवस्था शुरू की। कार्टेज का अर्थ था परमिट और अरमेडा का अर्थ था नौसेना। इसके अनुसार कोई भी भारतीय अरबी जहाज पुर्तगाली भारतीय या अरबी जहाज पुर्तगाली अधिकारियों से कार्टेज लिए बिना अरब सागर में नहीं चला सकता था। भारतीय व अरबी जहाजों को काली मिर्च और गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। यह अधिकार सिर्फ पुर्तगालियों को था। भारतीय व अरब कार्टेज देकर ही अरब सागर में जा सकते थे। मुगल बादशाह तक सूरत से मोरवा जाने वाले जहाजों के लिए परमिट प्राप्त करते थे। अकबर ने भी पुर्तगालियों से प्रतिवर्ष एक निःशुल्क कॉटेज प्राप्त करके समुद्र पर उनका नियंत्रण स्वीकार कर लिया। पहली बार कॉटेज 1502 में जारी किए गए थे। काफिला पद्धति। इसमें स्थानीय व्यापारी जहाजों का छोटा सा काफिला होता था, जिसकी रक्षा के लिए पुर्तगाली बेड़ा साथ चलता था। इसके बदले पुर्तगालियों को चुंगी देनी पड़ती थी। 1632 ईस्वी में शाह सूजा के समय कासिम खान, बंगाल का गवर्नर, ने पुर्तगालियों को हुगली से बाहर कर दिया। औरंगजेब ने चटगांव से पुर्तगाली समुद्री लुटेरों का सफाया कर दिया। अकबर के समय 3 जेसुइट मिशन अब मुगल दरबार में आए। मुगल दरबार में ईसाई धर्म का सर्वप्रथम प्रवेश 1580 में हुआ, जब अकबर के दरबार में एक्वा मॉन्सलेट तथा एनिरिक्वेज के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल आया। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के व्यापार करने के लिए पुर्तगाली नागपट्टनम बंदरगाह का प्रयोग करते थे। पुर्तगालियों के दो प्रमुख उद्देश्य: अरबों व वेनिस से व्यापारियों को हिंद महासागर से हटाना, ईसाई धर्म का प्रचार करना। अल्फ्रेडो डिसूजा ने लिखा है कि पुर्तगालियों ने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में क्रॉस यानी धर्मदंड लेकर भारत में प्रवेश किया, किंतु जब उन्हें बहुत अधिक सोना नजर आया तो क्रॉस को अलग रखकर एक हाथ से अपनी जेबें भरनी शुरू कर दी, और जब इनकी जेबें इतनी भारी हो गई कि उन्हें एक हाथ से नहीं संभाल सके तो दूसरे हाथ से तलवार फेंक दी। हिंद महासागर और दक्षिणी तट पर पुर्तगालियों के प्रभुत्व के कारण ऐसे जहाजों की तुलना में उनकी नौसेना का श्रेष्ठ होना, भूमि पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चौकियों की स्थापना जो उनके जहाजी बेड़े और व्यापारिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण थी, स्थानीय लोगों द्वारा भी सहयोग करना, पड़ोसी राज्य में पुर्तगाली भारतीयों को ही राजदूत और जासूस बनाकर भेजते थे। भारतीय राज्यों में आपसी संघर्ष व फूट डालकर कोचीन व कालीकट के शासकों में फूट डालना, अरबी व ईरानी घोड़ों के व्यापार पर नियंत्रण करना। पुर्तगालियों से डचों ने 1641 में मलक्का, मालाबार तथा 1658 में श्रीलंका जीत लिया। 1622 में फारस के शाह के साथ संधि करके अंग्रेजों ने फारस की खाड़ी में स्थित हॉर्मुज या हरमुज पुर्तगालियों से छीन लिया। 1739 में मराठों से सालसेट और बेसिन छीन लिए। पुर्तगाल का 1580 में स्पेन के साथ विलय कर दिया। यह स्थिति 1640 तक रही। तब तक पुर्तगाली काफी कमजोर हो चुके थे। 1630 में मैड्रिड संधि के बाद अंग्रेज व पुर्तगालियों के बीच शत्रुता समाप्त हो गई, जब ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीना ब्रेगाजा से विवाह किया और 1661 ईस्वी में
पुर्तगालियों ने बम्बई को दहेज में दे दिया, जिसे 1668 ईस्वी में 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। पुर्तगालियों ने भारत में 1556 में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 1556 में की थी। डूट्रिना क्रिस्टा तमिल भाषा की पुस्तक सर्वप्रथम 1556 में गोवा में प्रकाशित हुई थी। भारतीय जड़ी बूटियों पर व वनस्पति पर प्रथम गोवा पुस्तक 1563 में गोवा में प्रकाशित हुई। पुर्तगालियों ने भारत में स्थापत्य की गोथिक कला शैली की शुरुआत की थी। पुर्तगाली सिक्के क्रूजेडो दुकत तथा रेस फ्लोरेन इटली से 1538 में गोवा में बिशप की नियुक्ति की। 1560 में गोवा में ईसाई धर्म विरोधियों को दंडित करने के लिए धर्म न्यायालय की स्थापना की गई। मध्य अमेरिका से तंबाकू, आलू, मक्का, मूंगफली, पपीता, अमरूद आदि को भारत में पुर्तगाली लाए थे। बादाम, लीची, संतरा, काजू व अनानास भी पुर्तगाली ने भारत में लाए। सर्वप्रथम भारत जापान व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को है। भारत के संसाधनों का दोहन करने वाली प्रथम यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली ही थे। पुर्तगालियों के पतन के कारण भारत में पुर्तगाली प्रशासन में भ्रष्टाचार फैल गया। पुर्तगालियों की धार्मिक नीति या धार्मिक रूप से असहिष्णु थे। कैब्राल के द्वारा ब्राजील की खोज के बाद पुर्तगालियों के द्वारा भारत से ज्यादा ध्यान ब्राजील पर देना, अन्य यूरोपीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा, पुर्तगाल का स्पेन के नियंत्रण में जाना, 1571 में बीजापुर, अली आदिल शाह, अहमदनगर तथा कालीकट के शासकों ने संगठित रूप से पुर्तगालियों को भारत से बाहर करने का प्रयास किया। पुर्तगाली गवर्नर जियो डी कॉस्त्रो ने इसको विफल कर दिया। पुर्तगाली गोवा, दमन और दीव पर दिसंबर 1961 तक शासन करते रहे। भारत सरकार ने सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन विजय संचालित कर 19 दिसंबर 1961 को इन पर अधिकार कर लिया था। तो ये थे पुर्तगाली। पुर्तगाली के पश्चात डच। हॉलैंड वर्तमान नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम से व्यापारियों ने 1592 में एक डच कंपनी की स्थापना की। मार्च 1602 में स्टेटस जनरल द्वारा पारित चार्टर के अनुसार डच कंपनियों को मिलाकर 21 वर्ष का एकाधिकार प्राप्त करते हुए डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। भारत आने वाली प्रथम डच नागरिक कॉर्नलिस डहस्तमान था। 1605 में डचों ने मसालों के द्वीप स्थित अम्बोइना को पुर्तगालियों से छीन लिया। 1605 में डेल्फ नामक एक छोटी नौका से मछलीपट्टनम में लंगर डाला और पीटर यास्क के नेतृत्व में वहां भारत में डचों की प्रथम कोठी स्थापित की। 1605 में डेल्फ नामक एक छोटी नौका से मछलीपट्टनम में लंगर डाला और पीटर यास्क के नेतृत्व में यहीं पर जो है भारत में डचों की प्रथम कोठी की स्थापना की गई थी। 1610 में पुलिकट में इनके द्वारा दूसरी कोठी स्थापित हुई। डचों की दूसरी कोठी जो पुलिकट में 1610 में स्थापित हुई थी, फोर्ट गैलरिया डचों की प्रथम किलेबंद बस्ती थी। भारत में पुलिकट स्थित गैलरिया के दुर्ग के अलावा किसी भी डच बस्ती की किलेबंदी नहीं थी। 1610 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा से एक फैक्ट्री की अनुमति प्राप्त की। नाराज पुर्तगालियों ने पुलिकट फैक्ट्री 1612 में नष्ट कर दी। यहीं पर डच कंपनी अपने स्वर्ण सिक्के पेगोडा ढालती थी। डच कंपनी का सर्वाधिक लाभ कमाने वाला प्रतिष्ठान सूरत था। 1616 ईस्वी गुजरात में स्थापित। डचों के द्वारा 1620 में कैम्बे तथा 1621 में आगरा में डच कोठी स्थापित की गई। विमलीपट्टनम में 1641 आंध्र प्रदेश में स्थापित। कारिकल या कराईकल 1645 में तमिलनाडु में स्थित है। तिनसुरा 1653 में बंगाल में स्थापित। तिनसुरा में डच फोर्ट गुस्तावस फोर्ट का निर्माण करवाया। बंगाल कासिम बाजार, पटना, नागपट्टिनम, बालासोर, उड़ीसा 1658 ईस्वी में यहाँ पर व्यापारिक कोठियों की स्थापना की गई। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री 1627 में पीपली में स्थापित की, लेकिन शीघ्र ही पीपली की जगह बालासोर प्रमुख केंद्र बन गया। लेकिन 1653 ईस्वी में जब चिनसुरा जो हुगली के निकट है चिनसुरा में फैक्ट्री स्थापित की तो गुस्तावुस फोर्ट बना लिया। तो कुछ समय बाद बालासोर पर डचों का ध्यान कम हो गया। डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को फैक्टर कहा जाता था।
डचों ने 1690 के बाद नेगापट्टनम को पुलिकट के स्थान पर डच गवर्नर का मुख्यालय तथा कोरोमंडल तट को डच प्रदेशों के सामरिक केंद्र के रूप में विकसित किया। कोचीन में मुठा शासकों ने डच कंपनी के विशेष व्यापारिक सुविधाएं दी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पुडाकड़ और कांगानूर के बीच के क्षेत्र में काली मिर्च पर एकाधिकार था। डचों ने पश्चिमी तट पर व्यापार की अनुमति जहांगीर से प्राप्त की थी, जिसके अनुसार उन्हें बुरहानपुर से कैम्बे और अहमदाबाद तक राहदारी की छूट मिली। शाहजहां ने शासक बनने पर डचों को सोरा के व्यापार की अनुमति दी। यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बंगाल से प्राप्त होता था। भारत में डचों ने अपने व्यापारिक उद्देश्य पर अधिक बल दिया था। डचों के द्वारा भारत से क्या क्या निर्यात किया जाता था, तो डचों ने नील, सोरा, सूती वस्त्र, रेशम, अफीम, सीसा का निर्यात किया था। डचों ने मसूलीपट्टनम बंदरगाह से नील का निर्यात किया। डचों के द्वारा भारत में आयात किस चीज का किया गया? दक्षिणी पूर्वी एशिया से चंदन की लकड़ी और काली मिर्च, जापान से तांबा, चीन से रेशम का आयात किया जाता था। कोरोमंडल तट से विशेष प्रकार के वस्त्रों का निर्यात किया जाता था, बेटम तथा बेटविया को। डचों ने मालाबार तट के व्यापार की उपेक्षा की, क्योंकि कोरोमंडल तट का वस्त्र व्यापार उनके लिए मालाबार तट को मसाला व्यापार से अधिक लाभप्रद था। उल्लेखनीय है कि भारतीय वस्त्र को निर्यात के प्रमुख मद बनाने का श्रेय डचों को है। भारत में डचों ने व्यापार की सहकारिता अथवा कार्टेल पद्धति को अपनाया। इसका साक्ष्य 1622 में एक दस्तावेज में मिला। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने प्राप्त की, जिसमें नेगापट्टनम के डच गवर्नर और 6 तेलुगु व्यापारियों के बीच समझौते में स्पष्ट है कि पूंजी लगाने के अनुपात में लाभ मिलेगा। 200 वर्षों के इतिहास में डच कंपनी ने अपने साझेदारों को औसतन 18% का लाभांश दिया, जो वाणिज्यिक इतिहास में सर्वाधिक है। नागलवांचे और पालकोलो नील के उत्पादन और कपड़े की रंगाई के लिए प्रसिद्ध थे। सदर सप्तम मद्रास के दक्षिण में उत्कृष्ट प्रकार के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। डचों व अंग्रेजों ने भारत में प्रवेश मित्र के रूप में किया, लेकिन व्यापारिक प्रतिस्पर्धा तथा उपनिवेश स्थापना की भावना से उन्हें शीघ्र ही पारस्परिक शत्रु में परिवर्तित कर दिया। 1623 में अम्बोइना में डचों ने अंग्रेजों की हत्या कर दी, जिससे शत्रुता और ज्यादा बढ़ गई। वेदरा का युद्ध 25 नवंबर 1759 में डचों व अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया। विजयी सेना का नेतृत्व कर्नल फोर्ड ने किया। इस समय गवर्नर जो क्लाइव था। भारत से जाने वाले प्रथम यूरोपियन डच ही थे। 1741 में कोलाचेल या कुलाचल की लड़ाई। दक्षिणी तमिलनाडु में डचों को हार का सामना करना पड़ा, जिससे शक्ति क्षीण हो गई। डचों और त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा के बीच। कोची या कोचिन। 1763 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों से जीता था। यहाँ फोर्ट विलियम्स दुर्ग का निर्माण करवाया। 1814 में इस पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। डचों ने भारत से जाने के बाद इंडोनेशिया में अपना शासन जमाया। 1795 में सर जॉन शोर ने डच लोगों के तमाम भारतीय इलाके उनसे लेकर ब्रिटिश कंपनी के अधीन कर दिए। इसके पश्चात आती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने भारत पर लंबे समय तक शासन किया था। थॉमस स्टेफेंस 1779 आधुनिक काल में भारत पहुंचने वाला पहला अंग्रेज था। इसने गोवा के जेसुइट कॉलेज में शिक्षक के रूप में कार्य किया। रोल्फ फिंच दूसरा अंग्रेज नागरिक था, जो 1588 से 91 के मध्य भारत में रहा। यह प्रथम ब्रिटिश यात्री था जिसने भारतीयों की वेशभूषा और रीति रिवाजों के बारे में लिखा। उसके अनुसार फतेहपुर सीकरी आगरा से भी बड़ा है और ये आकार तथा आबादी में समकालीन लंदन से भी बड़ा है। 1593 ईस्वी में जेम्स लंकास्टर कन्याकुमारी या केप कमोरिन पहुंचा। फादर स्टीवेंस एक पादरी के रूप में भारत आने वाला पहला अंग्रेज था। 1599 ईस्वी में जॉन मेल्डन हॉल नामक यात्री
स्थल मार्ग से भारत आने वाला पहला अंग्रेज था। इसने अकबर से गुजरात में व्यापार करने का फरमान प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन यह असफल रहा। भारत में यह 7 वर्षों तक रहा था। भारतीय गरम मसालों के व्यापार के लिए 24 सितंबर 1599 ईस्वी को लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में 80 अंग्रेज व्यापारी लंदन में एकत्रित हुए। 1600 में 217 साझेदारी वाली द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज नामक कंपनी की स्थापना की गई, और इसी कंपनी का जो ईस्ट इंडीज या ईस्ट इंडिया कहा गया था। इस कंपनी को 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का अधिकार पत्र प्रदान किया। रानी एलिजाबेथ प्रथम 1558 से 1603 तक रही थी, उसके हिस्सेदारी में था। इस कंपनी का प्रथम गवर्नर थॉमस स्मिथ था। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने इस अधिकार पत्र को 1609 ईस्वी में अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया था, किंतु इस शर्त के साथ ही कि यदि इससे ब्रिटेन के बहुसंख्यक जनसाधारण के हित पर अगर प्रभावित होंगे, तो 3 वर्ष की पूर्व सूचना पर इसे समाप्त भी किया जा सकेगा। कंपनी में 217 व्यापारी थे। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी का संक्षिप्त नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया। कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अथवा निदेशक मंडल का गठन किया गया, जिसमें 26 सदस्य थे। इनमें एक निदेशक, एक उपनिदेशक और 24 सदस्य थे। इनका नारा था भूभाग नहीं अव्यापार। ईस्ट इंडिया कंपनी की यात्राएं 1601 में सर जेम्स लैंकेस्टर के नेतृत्व में प्रथम जेम्स लैंकेस्टर 1601 से 3 ईस्वी की यात्रा के दौरान कंपनी के कमांडर थे। ये भारत की मुख्य भूमि पर नहीं आए थे और निकोबार द्वीप से सुमात्रा चले गए। 1604 में 1604 में जॉन मिडल्टन के नेतृत्व में दूसरी यात्रा भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज जो रेड ड्रैगन था। 1608 में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत पहुंचा। यह इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में मुगल दरबार में उपस्थित हुआ। अप्रैल 1609 में हॉकिंस आगरा में जहांगीर से मिला। यह फारसी व तुर्की का ज्ञाता था। हॉकिंस ने जहांगीर से तुर्की भाषा में बात की, जिससे प्रभावित होकर जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब, एक जागीर तथा खान की उपाधि दे दी। बादशाह के कहने पर हॉकिंस ने एक आर्मेनियाई ईसाई लड़की से विवाह कर लिया। हॉकिंस ने सूरत में कोठी स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। 1608 में सूरत में कोठी स्थापित भी की, किंतु पुर्तगाली वायसराय एलेक्सिया डी मेसेस के विरोध के कारण यह अनुमति वापस ले ली। हॉकिंस 1613 ईस्वी तक भारत में रहा था। 1611 में हेनरी मिडल्टन को पुर्तगालियों से सूरत पहुंचने में रोक दिया, किंतु दिसंबर 1612 के अंत में कप्तान थॉमस बेस्ट ने सूरत के समीप सुवाली युद्ध में पुर्तगाली जहाजी बेड़े को परास्त किया। सवाली का युद्ध, इस युद्ध के बारे में इतिहास में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इस युद्ध में भारत में पुर्तगालियों के पतन और अंग्रेजों के उत्थान का फैसला कर दिया। 1608 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आता है, लेकिन उसे व्यापार की अनुमति नहीं मिलती है, और इसी क्रम में 1611 में मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना कर ली। इसी दौरान 1611 में कैप्टन मिडल्टन ने पुर्तगालियों को सूरत पहुंचने से रोक दिया। 1612 के अंत में कप्तान थॉमस बेस्ट ने सूरत के समीप सवाली में पुर्तगालियों को पराजित किया, और इसका प्रभाव यह हुआ कि जहांगीर पर पुर्तगालियों का दबाव खत्म हो गया। 1613 में सूरत में उत्तर भारत में मुगलों की अनुमति से अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। इसी प्रकार जैसा कि मेरियट ने कहा है कि डुप्ले ने मद्रास में भारत की चाबी खोजने का एक असफल प्रयत्न किया, जिसे क्लाइव ने बंगाल में खोज लिया। यह अंग्रेजों का सौभाग्य ही था कि परिस्थिति और समय ने अंग्रेजों का साथ दिया। 6 फरवरी 1613 को एक फरमान द्वारा जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी। अंग्रेजों के द्वारा 1611 में मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी।
हालांकि यह क्षेत्र मुगलों के नियंत्रण में नहीं था। मसूलीपट्टनम में स्थापित फैक्ट्री प्रथम वैधानिक अनुमति प्राप्त मानी जाती है। हालांकि पहली अंग्रेज फैक्ट्री 1608 में सूरत में स्थापित हुई। थॉमस एल्डवर्थ के नियंत्रण में सूरत में अंग्रेज व्यापारिक कोठी की स्थापना 1613 में हुई थी। 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में टॉमस रो भारत आए। 10 जनवरी 1616 ईस्वी में टॉमस रो जहांगीर से मैगजीन के किले अजमेर राजस्थान आने वाला प्रथम अंग्रेज टॉमस मैगजीन के किले में मिला। टॉमस रो ने जहांगीर से मुगल साम्राज्य में व्यापार की अनुमति प्राप्त कर ली। 3 वर्ष भारत में रहा टॉमस रो बादशाह से अजमेर में मिला। वह इलाहाबाद भी गया था। टॉमस रो फरवरी 1619 में वापस इंग्लैंड चला गया। टॉमस रो के प्रयासों से ही अंग्रेजों ने 1623 में सूरत, भड़ोच, अहमदाबाद, आगरा, अजमेर, मसूलीपट्टनम आदि में कोठियां स्थापित की। ये सभी कोठियां सूरत प्रेसिडेंसी व काउंसिल के अधीन रखी गई। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान प्रदान किया गया, जिसके तहत 500 पैगोडा वार्षिक के बदले अंग्रेजों को गोलकुंडा राज्य के सभी बंदरगाहों से स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति मिल गई। पूर्वी तट पर अंग्रेजों की फैक्ट्री 1633 में बालासर और हरिहरपुरा महानदी के मुहाने पर स्थापित की थी। 1639 में चंद्रगिरी के राजा दरमेला वेंकटप्पा से फ्रांसीसी डे नामक अंग्रेज ने मद्रास पट्टे पर ले लिया। यहाँ पर फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक दुर्ग बनाया। यह भारत में अंग्रेजों का प्रथम दुर्ग था। सितंबर 1641 में सितंबर 1641 ईस्वी में कंपनी का पूर्वी मुख्यालय मसूलीपट्टनम से मद्रास स्थित फोर्ट सेंट जॉर्ज कर दिया। 1651 ईस्वी में ब्रिजमैन के नेतृत्व में हुगली में शाह शुजा की अनुमति से अंग्रेज कोठी खोली गई, जो बंगाल में अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी थी। इसमें बंगाल का सूबेदार शाह शुजा था। 1651 ईस्वी तक अंग्रेज डॉक्टर गैब्रियल बोटन द्वारा शाह शुजा के हरम की एक स्त्री का उपचार करने पर बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने 1651 में एक निशान विशेष फरमान द्वारा 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार दे दिया। 1658 ईस्वी तक बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल की समस्त अंग्रेज फैक्ट्रियां फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन कर दी गई। 1661 में चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को एक नया आज्ञा पत्र प्रदान किया, जिसके आधार पर कंपनी को मुद्रा ढालने, किले बनाने, न्याय करने तथा गैर ईसाई राज्यों के साथ संधि विग्रह करने का अधिकार प्राप्त हो गया। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगांजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से हुआ। पुर्तगाल के चार्ल्स को बंबई दहेज में दिया गया। चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1668 ईस्वी में गेराल्ड ओगियार 1669 से 1677 ईस्वी तक बंबई का गवर्नर रहा। गेराल्ड ओगियार ने बंबई नगर की स्थापना की। इस कारण इसे बंबई का संस्थापक भी कहा जाता है। जहाजों के लिए कोदी का निर्माण करवाया, वह बंबई की किलेबंदी करवाई। गेराल्ड ओगियार ने लिखा कि अब समय का तकाजा है कि आप अपने हाथ में तलवार लेकर अपने सामान्य व्यापार का प्रबंध करें। 1687 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बंबई लाया गया। अंग्रेजों की भारत में प्रथम प्रेसिडेंसी मद्रास थी, उसके बाद बॉम्बे और अंत में कोलकाता बनी। अंग्रेजों ने औरंगजेब से बंबई की किलेबंदी करने की अनुमति मांगी, क्योंकि अंग्रेजों को मराठों से खतरा था। 1688 ईस्वी में सर जॉन चाइल्ड ने बंबई और पश्चिमी समुद्री तट के बंदरगाहों को घेर लिया, किंतु औरंगजेब की सेना ने इसको हरा दिया था। सर जॉन सर जॉन चाइल्ड को 1.5 लाख रुपए का हर्जाना देना पड़ा तथा भारत छोड़ देने की शर्त भी स्वीकार करनी पड़ी। सर जॉन चाइल्ड अंग्रेज गवर्नर था, जिसे औरंगजेब ने भारत से बाहर निकाल दिया। 1688 में पहली बार अंग्रेजों ने याचिका की नीति को छोड़कर संघर्ष की नीति अपनाई। 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को लूटा, किंतु पराजित हुए और एक ज्वारग्रस्त द्वीप पर शरण लेनी पड़ी। यहीं से जॉब चॉर्नॉक ने समझौते की नीति अपनाई।
संघर्ष की समाप्ति के बाद 1690 में जॉब चोरनोक ने सुल्तानाती में एक फैक्ट्री की स्थापना कर कलकत्ता की नींव डाली। इसे कलकत्ता का संस्थापक भी कहा जाता है। 1680 में औरंगजेब ने आदेश दिया कि अंग्रेजों के माल पर पूर्व में ले जाने वाली 2% चुंगी के अतिरिक्त 1.5% जजिया कर भी लिया जाए। बंगाल के मुगल अधिकारी शाइस्ता खान ने कंपनी के बारे में कहा कि यह एक कुत्सित, नीच और झगड़ालू लोगों की कंपनी है। 1691 ईस्वी में जोब चोरनोक ने सुल्तानाती में एक अंग्रेज कोठी की स्थापना की। वर्धमान जिले के सूबेदार शोभा सिंह के विद्रोह के कारण कंपनी को सुल्तानाती की किलेबंदी करने का बहाना मिल गया। 1691 ईस्वी में शाइस्ता खां के उत्तराधिकारी इब्राहिम खां, शाइस्ता खां का पुत्र, ने 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले कंपनी को चुंगी अदायगी से मुक्त कर दिया। 1698 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार अजीम मुस्सान की अनुमति के बाद कंपनी ने 1200 रुपये में सुल्तानाती, गोविंदपुर व कलिकता की जमींदारी खरीदी। इन गांवों के जमींदार इब्राहिम खां को 1200 रुपये देकर इन तीनों गांवों को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव 1699 में डाली व फोर्ट विलियम का किला बनाया। फोर्ट विलियम 1696 में गोल्ड्सबरो के निर्देशन में इसका निर्माण कार्य आरंभ हुआ। 1700 में इसका नाम फोर्ट विलियम कर दिया। 1700 में इसे ब्रिटिश प्रेसिडेंसी घोषित कर दिया तथा चार्ल्स आयर को इसका पहला प्रेसिडेंस बनाया गया। इस समय ब्रिटेन का शासक विलियम तृतीय था तथा उसके सम्मान में इसका नाम रखा गया। 1700 ईस्वी में सर चार्ल्स आयर को फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर बनाया गया तथा इसी साल बंगाल को मद्रास से स्वतंत्र प्रेसिडेंसी बनाया गया। 1694 में ब्रिटिश संसद ने एक प्रस्ताव पास कर ब्रिटेन की सारी प्रजा को भारत से व्यापार करने का अधिकार दिया। अब नए स्वतंत्र व्यापारियों को फ्री मर्चेंट कहा जाने लगा। कंपनी को एंटरपोलर कहते थे। 1698 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने 1694 के प्रस्ताव अनुसार एक नियमबद्ध कंपनी जर्नल सोसाइटी की स्थापना की, परंतु सन 1707 ईस्वी में पुरानी कंपनी के सदस्य अपने व्यापारिक एकाधिकार को कायम करने के लिए नई कंपनी से जा मिले। 1698 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय ने पार्लियामेंट के एक अन्य अधिनियम द्वारा एक और कंपनी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट की स्थापना की। इस कंपनी को विशेषाधिकार दिलाने के लिए विलियम नॉरिस को औरंगजेब के दरबार में भेजा। यह असफल रहा। इस नई कंपनी को 70,000 रुपये बंगाल के सूबेदार को देकर बंगाल में व्यापार के अधिकार पत्र प्राप्त कर लिए। जुलाई 1720 में दोनों कंपनियों को विलय करने का निर्णय लिया गया और अर्ल ऑफ गोडोलफिन के निर्णय के तहत 1789 में विलय कर दिया। संयुक्त कंपनी का नाम था द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। कंपनी का यह नाम 1833 तक रहा। 1833 के चार्ट द्वारा इसका नाम ईस्ट इंडीज कंपनी रखा गया। 1717 ईस्वी जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूतमंडल व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने के लिए मुगल बादशाह फरुखसियर से मिला। इस दूतमंडल में विलियम हैमिल्टन डॉक्टर भी था, जिसने फरुखसियर को एक भयानक बीमारी से मुक्ति दिलवाई। एडवर्ड स्टीफेंस, विलियम हैमिल्टन, ख्वाजा सैयद हार्मोनियन दुभाषिया एक प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे। 3000 रुपये वार्षिक के बदले कंपनी को बंगाल में बिना किसी कर के व्यापार का अधिकार दिया गया, अर्थात दस्तक अ, दस्तक की सुविधा दी गई। कलकत्ता के दीवान की अनुमति होने पर कंपनी कलकत्ता के आसपास 38 गांव खरीद सकती थी। कंपनी बम्बई टकसाल से जारी सिक्कों को सारे मुगल साम्राज्य में चला सकती थी। मुगल साम्राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए बंगाल के शाही मुद्रणालय का उपयोग कर सकती थी। गुजरात में सूरत के सभी प्रकार के कारों की छूट 10,000 रुपये वार्षिक कर के बदले प्राप्त की। हैदराबाद प्रांत में भी सभी देनदारियों से मुक्ति मिली। इस फरमान को ऑर्म महोदय ने ब्रिटिश कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा था।
फरमान की प्राप्ति के बाद अब केवल मद्रास प्रांत में व्यापार करने हेतु कंपनी को कुछ कर देना पड़ता था। इस फरमान की प्राप्ति के बाद भी कंपनी का पश्चिमी तटीय बंदरगाह व्यापार घाटे में जाता रहा। इसका कारण था कि इस क्षेत्र में मराठों और पुर्तगालियों में झगड़े होते रहते थे और मराठा नौसेनापति कान्होजी आंग्रे घोरिया का सुवर्ण द्वीप पर अधिकार था। बंबई और गोवा के बीच मार्ग पर उसकी लूटपाट की घटनाएं होती रहती थी। अतः चार्ल्स बून 1715 से 1722 चार्ल्स बून ने बंबई को सुरक्षित करने के लिए उसके चारों ओर दीवार बनवाई। अंग्रेजों ने 1739 ईस्वी मराठा पेशवा को अपने साथ मिलाकर आंग्रिया के विरुद्ध आक्रमण कर उनकी राजधानी होरिया को जीत लिया। मुर्शिद कुली खान ने फर्रुखसियर के फरमान को बंगाल में नियंत्रित करने का प्रयास किया, जिसका कारण यह था कि फरमान में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार सिर्फ कंपनी के व्यापार पर लागू होता है अथवा कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर भी। कंपनी के कर्मचारी अपने निजी व्यापार को भी शुल्क मुक्त समझते थे, जिसे मुर्शिद कुली खान ने बंद कर दिया। ब्रिटिश कंपनी के पश्चात अब अंत में हम पढ़ते हैं और फ्रांसीसी कंपनी को। फ्रांसीसी कंपनी जो भारत में आई थी और उसके पश्चात जो फ्रांसीसियों के और अंग्रेजों के मध्य कौन कौन से संघर्ष हुए थे उनको हम इसमें पढ़ेंगे। तो फ्रांसीसी यूरोपीय कंपनियों में फ्रांस की कंपनी सबसे अंत में भारत में आई। विराट द लेवल और मार्टिन द वित्रे नामक फ्रांसीसी 1601 में समुद्र के रास्ते भारत पहुंचे थे। लुई 14वें के वित्त मंत्री कॉलबर्ट ने 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनी इन द से ओरिएंटलेस की स्थापना की। यह फ्रांस सरकार की कंपनी थी जो मुख्यतः एक सरकारी उपक्रम की भांति काम करती थी। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी केरन या फ्रेको केरो की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत पहुंचा। इसके साथ इस्फहान ईरान का निवासी मरकारा भी था। 1668 ईस्वी में फ्रांसीसी केरो ने सूरत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना भी की थी। 1699 में मरकारा ने गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति लेकर मछलीपट्टनम में दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री की स्थापना की। 1672 ईस्वी में फ्रांसीसी सेनापति डेलाटे ने सेंट थोमे पर विजय प्राप्त की, किंतु 1673 में वह गोलकुंडा के सुल्तान व डचों की सम्मिलित सेना को पराजित हो गया था। 1673 में फ्रैंको मार्टिन तथा बेलांगर दे लेस्पिने ने वेली कोंडपुरम से मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोदी से एक छोटा गांव पुडुचेरी प्राप्त किया। यहीं पर पांडिचेरी की नींव डाली। इस दुर्ग का नाम फोर्ट लुई रखा गया। फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर था। फ्रैंको मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। पांडिचेरी को 1701 में फ्रांसीसी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया तथा फ्रैंको मार्टिन को भारत में कंपनी का महानिदेशक बनाया गया। 1693 में डचों ने फ्रांसीसियों के कब्जे से पांडिचेरी को छीन लिया, जो 1697 ईस्वी में संपन्न रिजुक समझौते के बाद ही फ्रांसीसियों को पुनः मिला। 1720 में जॉन लो गवर्नर बनकर आया। फ्रेंच लोगों ने 1721 में मॉरिशस, 1725 में माही और 1739 में करिकाल जीता। 1720 ईस्वी कंपनी का इंडीज के चिर स्थायी कंपनी के रूप में पुनः निर्माण हुआ। 1720 से 1742 तक पांडिचेरी के गवर्नर लेनो और ड्यूमा रहे। फ्रांसीसियों ने 1720 में मॉरिशस, 1725 ईस्वी में मालाबार तट स्थित माहे पर अधिकार कर लिया। 1739 में करिकाल या कैकाल पद अधिकार करिकाल या कायकाल पर जो अधिकार कर लिया। 1742 में पूर्व फ्रांसीसियों का मूल उद्देश्य व्यापारिक लाभ कमाना था, परंतु 1742 में डुप्ले ने पांडिचेरी का गवर्नर नियुक्त होने पर राजनीतिक लाभ व्यापारिक लाभ से महत्वपूर्ण हो गया, जिससे आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष शुरू हुए। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष 18वीं शताब्दी के 5वें दशक में मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुआ। पूर्वी भारत बंगाल में अलीवर्दी खां का कठोर अनुशासन था। वहीं पश्चिमी भाग महाराष्ट्र में मराठे शक्तिशाली थे, परंतु दक्षिणी भारत में इस समय राजनीतिक स्थिति यूरोपीय कंपनियों के लिए अनुकूल होती जा रही थी।
मुगल साम्राज्य के पतन के कारण केंद्रीय शक्ति कमजोर हो गई थी। मराठे दक्षिण भारत में हैदराबाद से चौथ वसूल करने लगे। अतः राजनीतिक एवं प्रशासनिक अनिश्चितता बढ़ गई। साथ ही कर्नाटक में उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था। इस कालखंड में सत्ता प्राप्ति के लिए अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष हुआ, जो कर्नाटक युद्ध कहलाता है। यह संघर्ष व्यापार में एकाधिकार और राजनीतिक नियंत्रण के लिए था। स्थानीय शक्तियां कमजोर थी, इसके उनके पास जंगी जहाजों का बेड़ा भी नहीं था, इसलिए इस संघर्ष को स्थानीय शक्तियां रोक नहीं पाई। कर्नाटक साम्राज्य के पतनोन्मुख होने के कारण दक्कन के मुगल सूबेदार निजामुल मुल्क ने हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। कर्नाटक के नवाब ने भी ऐसा ही किया था। डुप्ले पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव डाली। डुप्ले ने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबार में भारतीय खर्चे पर नियुक्त करवाया। मैकाले के अनुसार डुप्ले पहला व्यक्ति था जिसने अनुभव किया कि भारत में मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के मध्य। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया की गद्दी पर मेरिया थेरिया के उत्तराधिकार को लेकर इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य यूरोप में युद्ध शुरू हो गया था। यह उत्तराधिकार युद्ध 1740 से 48 का ही परिणाम था। भारत में प्रारंभ में फ्रांस ने तटस्थ रहने का सोचा। पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने मद्रास के अंग्रेज गवर्नर मोर्स से बातचीत करनी चाहिए। अंग्रेजों ने मना कर दिया क्योंकि मोर्स को सूचना मिल गई थी कि ब्रिटेन से बॉर्नेट की अध्यक्षता में जहाजी बेड़ा आ रहा है। तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंग्रेज अधिकारी बार्नेट द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना। मद्रास व पांडिचेरी दोनों के बंदरगाह कर्नाटक राज्य में आते थे। डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रेंच गवर्नर ला बुर्दने के सहयोग से मद्रास के गवर्नर मोर्स को 1746 में पराजित कर आत्मसमर्पण के लिए विवश कर दिया। मद्रास पर फ्रांसीसी अधिकार के बाद डुप्ले एवं ला बर्दुने के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया। डुप्ले मद्रास पर अधिकार बनाए रखना चाहता था। ला बर्दुने ने 12 लाख पाउंड की रिश्वत देकर मद्रास वापस अंग्रेजों को दे दिया। ला बर्दुने के जाने के बाद डुप्ले ने पुनः मद्रास पर अधिकार किया। डुप्ले ने मॉरिशस के गवर्नर ला बुर्दोनो से बचाव व सहायता के लिए कहा। ला बुर्दोने जुलाई 1746 ईस्वी में आया। इसकी सहायता से डुप्ले ने मद्रास पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजी जहाजों का नायक पेटन हारक हुगली चला गया। मद्रास के अंग्रेज गवर्नर मोर्स ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसमें रॉबर्ट क्लाइव भी था। इसमें जो रॉबर्ट क्लाइव भी था, यह लड़ाई नवाब अनवरुद्दीन खां के राज्य में हो रही थी। अंग्रेजों ने नवाब से संरक्षण मांगा। अनवरुद्दीन ने डुप्ले को मद्रास की घेराबंदी हटाने को कहा। डुप्ले ने हटाने से मना कर दिया और कहा कि उसने मद्रास को नवाब को सौंपने के लिए घेरा डाला है, लेकिन नवाब अनवरुद्दीन ने सेना भेज दी। सेंट थोमे या अडियार नदी का युद्ध 4 नवंबर 1746 को फ्रांसीसियों व अनवरुद्दीन की सेना के बीच हुआ। 4 नवंबर 1746 को अडियार नदी के किनारे सेंट थोमे की लड़ाई में कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बेटे महफूज खां के नेतृत्व वाली 10,000 सैनिकों की सेना को हराया। इससे यूरोपीय सेना की श्रेष्ठता साबित हो गई तथा फ्रांसीसियों की प्रतिष्ठा बढ़ गई। 1748 ईस्वी में ऑक्स ला सेपेल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया, जिससे भारत में भी युद्ध समाप्त हो गया। संधि की शर्तों के अनुसार मद्रास अंग्रेजों को मिल गया। उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग फ्रांसीसियों को वापस कर दिया गया। मालेसन ने लिखा कि महत्वाकांक्षाएं जाग उठी, परस्पर द्वेष बढ़ गया। जब बढ़ते हुए प्रभाव की आकांक्षाएं द्वार खटखटा रही हो, तब उन्हें यूरोपीय शांति से क्या लेना देना। प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों को फायदा यह हुआ कि दक्षिणी भारत में इनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई थी। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण हैदराबाद तथा कर्नाटक के उत्तराधिकार का प्रश्न था। कर्नाटक के में नवाब अनवरुद्दीन तथा उसके बहनों चांदा साहब के बीच उत्तराधिकार की
उत्तराधिकार के लिए लड़ाई चल रही थी। हैदराबाद में नासिर जंग तथा उसके भतीजे मुजफ्फर जंग के बीच उत्तराधिकार के लिए संघर्ष चल रहा था। डुप्ले ने चांदा साहब तथा मुजफ्फर जंग का समर्थन किया। अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन तथा नासिर जंग का समर्थन किया। मुजफ्फर जंग, चांदा साहिब और फ्रांसीसी सेना ने मिलकर 3 अगस्त 1749 को वेलूर के निकट अमूर नामक स्थान पर अनवरुद्दीन की सेना को पराजित किया और उसे मार डाला। अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली जान बचाकर तिरचिनापल्ली भाग गया। 1750 ईस्वी में एक संघर्ष में नासिर जंग भी मारा गया और मुजफ्फर जंग हैदराबाद का सूबेदार बन गया तथा चांदा साहब कर्नाटक का नवाब बन गया। अब मुजफ्फर जंग ने डुबले को 20 लाख के साथ एक जागीर तथा कृष्णा नदी के दक्षिण से लेकर कन्याकुमारी तक का क्षेत्र दिया। तत्कालीन मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय ने डुप्ले को नवाब खान की उपाधि प्रदान की। डुप्ले ने उसी के नेतृत्व में हैदराबाद में मुजफ्फरजंग की सहायता के लिए सेना तैनात की। करनूल के नवाब ने 1751 में मुजफ्फरजंग की हत्या कर दी। तब बुस्सी ने सलाउद्दीन को दक्कन का सूबेदार बनाया। दूसरी तरफ अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली ने अंग्रेजों से मदद मांगी तथा तिरचिनापल्ली के दुर्ग में शरण ली। इसका दमन करने के लिए चांदा साहब तथा फ्रांसीसियों ने मिलकर तिरचिनापल्ली का घेरा डाला। इसके प्रत्युत्तर में रॉबर्ट क्लाइव ने तिरचिनापल्ली पर दबाव कम करने के लिए कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर घेरा डाला और अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति से अर्काट को जीत लिया था। अर्काट में अंग्रेजों की सफलता से घबराकर फ्रेंच सेनापति लो को श्रीरंगम के द्वीप में शरण लेने के लिए विवश होना पड़ा, जिसे क्लाइव के द्वारा घेर लिया गया। स्टिंगर लॉरेंस के नेतृत्व वाली एक ब्रिटिश सेना ने तिरुचिरापल्ली को बचा लिया और 1752 में फ्रांसीसी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। युद्ध के ज्यादा धनराशि खर्च होने के कारण फ्रेंच कंपनी के डायरेक्टर डुब्ले को वापस बुला लिया तथा उसके स्थान पर फ्रांसीसी गवर्नर जनरल के रूप में गोडेहू को भारत भेजा। गोडेहू ने 26 दिसंबर 1754 को पांडिचेरी की अंतरिम संधि के द्वारा युद्ध समाप्त कर दिया, जिसे 11 जनवरी 1755 को अंतिम रूप दिया गया। इस संधि के अनुसार दोनों ने भारतीय शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वायदा किया। डुप्ले ने कहा कि कोडेहू ने देश के नाश तथा जाति के अपमान पर हस्ताक्षर कर दिए। मिल ने इस युद्ध के बाद हुई संधि के बारे में लिखा कि अंग्रेजों ने इस संधि के द्वारा वह सब कुछ प्राप्त कर लिया जिसके लिए वह युद्ध कर रहे थे, और फ्रांसीसियों ने वह सब कुछ खो दिया जिसे वह उस समय तक प्राप्त कर चुके थे। इसी प्रकार दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है। उसके पश्चात तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763। यह युद्ध अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच प्रारंभ हुए सप्तवर्षीय युद्ध के कारण हुआ था। मार्च 1757 ईस्वी में क्लाइव और एडमिरल वॉटसन ने फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया, जो इस युद्ध का तात्कालिक कारण बना था। 23 जून 1757 23 जून 1757 में प्लासी की विजय के बाद क्लाइव को दक्षिण में लड़ने के लिए बंगाल से अपार धन प्राप्त हो गया था। फ्रांस से अप्रैल 1758 में भारत पहुंचे काउंट लाली ने 1 मई को फोर्ट सेंट डेविड की घेराबंदी कर 2 जून को इस पर अधिकार कर लिया था। 1760 में अंग्रेज सेनापति आयरकोट ने लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को वांडीवास नामक स्थान पर पराजित किया तथा फ्रेंच सेनापति बुस्सी को बंदी बना लिया तथा लाली पांडिचेरी भाग गया। वहां से लाली को गिरफ्तार करके 2 वर्ष युद्ध बंदी के रूप में इंग्लैंड में नजरबंद रखा। 1763 में पेरिस की संधि से युद्ध बंद हो जाने के बाद उसे फ्रांस भेज दिया। यहाँ से बास्तिल के दुर्ग में 2 वर्ष कैद रहा और अंत में फांसी पर लटका दिया गया। मालेसन ने वांडीवास के युद्ध के बारे में लिखा कि मार्टिन ड्यूमा व डुप्ले ने जिस शक्तिशाली इमारत को खड़ा करने में योगदान दिया, उसे इस युद्ध में अब मिट्टी में मिला दिया। 1761 में पांडिचेरी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 1763 में पेरिस की संधि से यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त होते ही यह भारत में भी समाप्त हो गया। फ्रांस के सम्राट लुई 15वें ने फ्रांस
फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार 1769 में समाप्त कर लिए। इस कंपनी का अस्तित्व 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान खत्म हो गया और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को 1794 में समाप्त कर दिया गया। पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में। इस संधि के द्वारा चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेश जो फ्रांसीसियों के अधिकार में थे 1749 ईस्वी तक थे वापस कर दिए और ये क्षेत्र 1954 तक इसके पास बने रहे। पांडिचेरी, माहे, यनम, करिकाल पर 1954 तक फ्रांसीसियों का अधिकार रहा। 1954 में भारत सौंप दिए। तीसरे कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों की निर्णायक पराजय हुई तथा भारत में उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। अंग्रेजों की जीत का मुख्य कारण था कि बंगाल के वित्तीय व सैनिक संसाधन अंग्रेजों के पास थे। फ्रांसीसी कंपनी की असफलता का कारण कंपनी पर अत्यधिक सरकारी नियंत्रण, फ्रांसीसी सरकार का असहयोग, फ्रांसीसी सेनापतियों की तुलना में अंग्रेज सेनापतियों का अधिक कुशल होना, फ्रांसीसियों की तुलना में अंग्रेज नौसेना अधिक शक्तिशाली होना। इसके पश्चात एक और कंपनी रहती है डेनिस डेनिस डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई। प्रथम डेनिस व्यापारिक कोठी की स्थापना 1620 में त्रिंकोबार में हुई थी। 1676 में बंगाल के सेरामपुर में डेनिस व्यापारिक कोठी की स्थापना हुई। 1845 में डेनमार्क ने अपनी भारतीय वाणिज्यिक कंपनी को अंग्रेजों को बेच दिया था। डेनिस कंपनी का कोई मुख्य योगदान नहीं रहा था। तो डेनिस कंपनी के बारे में इतना ही डिटेल है। इसी के साथ ही हमने जो यूरोपियन कंपनी थी पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, डेनिस सभी के बारे में हमने अध्ययन कर लिया आज की क्लास में। इसके पश्चात कल की क्लास में हम पढ़ेंगे जो सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण में थे भारतीय पुनर्जागरण 19वीं सदी के, जिसमें राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, उनके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम कल की क्लास में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।